अनंत वक्ता इन दिनों में आज बात स्वावलंबी भारत की। स्वागत है आपका। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता मीडिया का यूट्यूब चैनल। बात करते हैं समृद्ध स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत की। वो भारत जिसकी आत्मा गांव में बसती है। आज बात करेंगे उस भारत की जिस भारत को लोग दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र समझते हैं। उस भारत के उन गांवों की, ग्राम देवता की उन बातों की जो इन दिनों चर्चाओं में हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के दूसरे राहत पैकेज के देने के लिए ये 20 लाख करोड़ रुपए किस तरीके से किनको दिए जाएंगे, ये बात की बात है। तस्वीरें बहुत साफ नहीं हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बात कहा है, भारत को गौरवशाली बनाने के लिए उसके गांवों को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। तो क्या भारत के गांव स्वावलंबी नहीं हैं? जहां तक मैं समझ पाता हूं, प्राचीन भारतीय परंपराओं में भारत का गांव समृद्धि की पराकाष्ठा को पार कर चुके थे। भारत में जो चल रहा है, ग्रामीण व्यवस्था में जो चल रहा है, ग्राम्य की सत्ता को पुनर्स्थापित करने के लिए सरकारों ने आजादी का 7 दशक लगा दिया। आजादी के 7 दशक बाद भी ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि भारत के ग्रामीण विकास को समर्पित है और ग्राम में स्वराज या पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हजारों योजनाएं त्रिशंकु की तरह झूल रही हैं आसमान में, उनका कुछ नहीं हुआ। क्या वो पलायन रोक पाई? गांव का भारत जहां पेट भरता है, वहीं शहरी जीवन सपनों की उड़ान है। पेट की भूख बनाम सपनों की उड़ान के इस द्वंद्व में गांव का पलायन हुआ शहरों के लिए। क्या नई सरकारी योजना इस पे संजीवनी साबित होगी? सामान्य जनमानस को जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव जी। डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन के राष्ट्रीय संयोजक हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन देश में समाज समरस हो, इसके लिए काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संदेश में उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि लोकल यानी क्षेत्रीय अस्मिता को व्यवस्थित करना होगा। ग्राम्य सत्ता को स्वीकारा है उन्होंने। ग्राम देवता की स्थिति क्या है, मेरे दर्शकों को बताएं। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हेलो जी जी बोले कि उन्होंने पूरे जीडीपी का लगभग 10% जो कि 20 लाख करोड़ रुपया है, उसका राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। पंकज जी, सबसे बड़ा फोकस जो उन्होंने किया है, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम लोगों के देश की सबसे बड़ी जो मजबूती गांव की होती थी, वो होती थी इंडिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता। वो गांव किसी पर निर्भर नहीं रहता था। अगर देखा जाए तो गांव के हर एक जरूरत की वस्तुओं को वो खुद पैदा करता था, खुद ही कंज्यूम करता था। मात्र एक चीज वो बाहर से आयात करता था, वो नमक था। इसके अलावा गांव की हर एक जरूरत की चीजों को वो खुद पैदा करता था और इसीलिए हमारा गांव स्वावलंबी होता था। आज के डेट में अगर हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो देखते हैं कि हर एक व्यक्ति
चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे वो कोई भी दूर दराज का कोई भी हो, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से शहरों में और सरकारों पर निर्भर होती जा रही है। जो ये प्रधानमंत्री जी का कदम उठाया है, जिन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए राहत पैकेज का, निश्चित रूप से उन लोगों को, उन गांवों को, उन किसानों को, उन मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ा कदम होगा। और जिस दिन हमारे देश के ये मजदूर, किसान और गांव के लोग आत्मनिर्भर हो गए, निश्चित रूप से उस दिन भारत में फिर से भारत में सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। अभी इस समय पूरे देश में जो उत्तर प्रदेश, बिहार से मूलतः पलायन करके लोग बड़े शहरों में गए थे, वो धीरे धीरे अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, या कम समय के साथ वो पहुंच जाएंगे। तो क्या उस मजदूर वर्ग को आप इसमें आत्मनिर्भरता और स्वावलंबी संपन्न व्यवस्थित गांव को कहां तक इस परिधि में मानते हैं, कैसे वो फिट बैठेंगे? अब देखिए, ये जो मजदूर वर्ग है, थोड़ा सा मैं एक डिटेल आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारे भारत का अभी 10% जो जीडीपी देने की बात कही गई है, 20 लाख करोड़ रुपये। हाँ, टोटल जीडीपी जो है वो 200 लाख करोड़ रुपए का है, और इसमें 15 से 17% जो सहयोग होता है वो किसानों का होता है। इसका मतलब हुआ कि लगभग 30 लाख करोड़ रुपया का सहयोग जो है जीडीपी में किसानों का होता है जी। अब अगर 30 लाख करोड़ रुपये का अगर हम जो कृषक अपने हिस्से का 25 से 30% मजदूर, कृषक मजदूरों को बांटता था किसी न किसी रूप में, चाहे वो कटाई का हो, चाहे रोपाई का हो, चाहे थ्रेसिंग करने का हो, तो ये पैसे पूरे के पूरे कृषक मजदूरों और अन्य प्रकार के मजदूरों में बच जाता था गांव में। लेकिन आज विडंबना ये है कि वो पैसा जो पहले किसान मजदूरों में बंटता था, कृषक मजदूरों में बंटता था, गरीब मजदूरों को बंटता था, वो पैसा कहीं ना कहीं एक्मुलेट होकर के बड़े बड़े हार्वेस्टरों, कार्बाइनों और उसके रखने वाले पूंजीपतियों के द्वारा वो फिर से शहर में पहुंच जा रहा है, और वहां पर ये कृषक मजदूर बेरोजगार हो जा रहा है। तो अगर इन पैसों से किसानों को मजबूत किया जाएगा, फिर से कुटीर उद्योग धंधे थे, क्योंकि किसान का जो कृषक मजदूर था वो किसानी में 12 महीना इंगेज नहीं रहता था, कहीं ना कहीं वो 2-3 महीना एक फसल में या दूसरे फसल में 2-3 महीना बाकी वो खाली रहता था। इस खाली समय के लिए वो उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में वो शहरों की ओर पलायन करता था कि शहर से कुछ हम लोग कमा करके आ जाए। अगर ये व्यवस्था, अगर इस तरह के कुटीर उद्योगों को फिर से हम गांव में मजबूत करते हैं तो निश्चित रूप से किसान पलायन नहीं करेगा। खेती और बागवानी तो दो प्रमुख चीजें हैं जिससे गांव स्वावलंबी होता है, और इसमें शहरी व्यवस्था को भी इन्वॉल्व करके जीवन के मानदंडों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन ये बात क्या वही नहीं हो जाएगी कि कोई सरकार आए और कहे हम अपने सैनिकों को धनुष बाण चलाना सिखाएंगे? इसी परंपराओं से तो हमारा देश, हमारा प्रगतिशील समाज आगे बढ़कर इतने ऊपर छलांग लगा चुका था। नहीं, देखिए, दो चीज है। आज जो आप मजदूरों की समस्या बता रहे हैं, मजदूर गांव की ओर भाग रहे हैं शहरों से, तो वो चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि शहर जो होते हैं वो सपनों को पूरा करते हैं, जबकि गांव जो है वो भूख को पूरा करती है। आज जो कृषक मजदूर जो शहरों को छोड़ करके भाग रहे हैं, वो सपनों को छोड़ करके भाग रहे हैं, अपने भूख के लिए भाग रहे हैं गांव की ओर, क्योंकि उनको पता है कि गांव हमको कम से कम भूखों मरने नहीं देगा। तो प्रायोरिटी हमें किसको देनी है? ठीक है, अगर हम कृषक मजदूरों को और लंबे समय तक प्रायोरिटी किसको देनी है, क्योंकि भूख, पेट की भूख बनाम सपना, जो स्वप्न है भौतिकवादी जीवन का, उसमें कभी न कभी आने वाले समय में भारी तो पड़ना ही है। वो देखिए, मैं उस पक्ष को इग्नोर नहीं करता हूं,
लेकिन आज आज जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, आज क्या कारण है कि 10 साल 20 साल से जो मजदूर शहरों में आकर के रह रहे थे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, आज क्या हो गया कि 10-15 दिन के बाद वो अपने गांव की ओर भाग रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है उस वर्ग का जो मूल बिंदु है वो ये नहीं है कि हमें अपने सपने पूरे करने हैं, उनका मूल बिंदु यह है कि हमको अपने पेट भरने हैं, और ये वो जानते हैं कि गांव में सब कुछ हो जाएगा, भले ही सपना पूरा ना होने पाए, लेकिन कम से कम भूखों तो नहीं ही मर सकते हैं। मेरे दर्शकों को बताएं कि आपने इस 20 लाख करोड़ रुपए को किस तरीके से जनहितकारी और जन कल्याणकारी व्यवस्थाओं में पाते हैं। प्रधानमंत्री की इस कार्यक्रम में किस तरीके से समझते हैं कि सामान्य जनमानस कैसे संपन्न होगा और स्वावलंबी होगा, बताएं। देखिए, इसका पूरा डिटेल तो आज हमारी वित्त मंत्री जी पूरा डिटेल बताएंगी कि कैसे कैसे इस पैसे का इन्वेस्टमेंट होना है। अभी इसका खाता वो पेश करेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल जो अपना भाषण दिया, जो बातें रखी, उनसे निश्चित रूप से संकेत मिल रहा है कि हमारे गांव और मजदूर और किसानों पर बहुत मजबूती के साथ बल दिया गया है और दिया जाएगा, और उनको निश्चित रूप से और मजबूत और स्वावलंबी बनाया जाएगा। रही बात ये तो कृषि और बागवानी, ये दो प्रोडक्ट जो ग्रामीणों के साथ लगे हैं प्रारंभ से अब तक, आजादी के 7 दशक बाद भी ये चीजें हैं। समय के साथ वो अपग्रेड हुआ है सिस्टम, कृषि भी हमारी उन्नत हुई है, लेकिन 2 रुपए किलो टमाटर एक उस किसान के यहाँ से चल के बाजार तक आने में 15 रुपए तक बिकता है। ये फिर बीच का जो बिचौलिया है वो फिर उसी प्रोडक्ट जो नए आह्वान के साथ भी तो वही टिका रहेगा, तो बाजार तो जस्ट बनी है। मैं बता रहा हूँ कि जैसे सपोज करिए कि आज के डेट में 30 से 35 करोड़ मजदूर जो पलायन करके गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं। अब आप इसके बारे में सोचिए कि ये 35 करोड़ 30 करोड़ जो लोग बाहर निकल करके आए हैं शहरों में, ये केवल व्यक्ति नहीं आए हैं, ये जब चले हैं वहां से तो वो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, फिर वो जहां पे जा करके शहर में रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनकी आवश्यकताएं शहर पूरा कर रहा है, वो आवश्यकताएं उनकी, चाहे वो खाने के लिए रोटी हो, चाहे दूध हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे पढ़ाई की हो, वो सब गांवों से ढो करके फिर शहर में लाई जा रही है उनकी। ऐसा तो नहीं है कि वो केवल एक व्यक्ति के रूप में, एक वस्तु के रूप में आ रहे हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं भी तो आ रही हैं शहर में। तो जो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, आप कभी इसकी कल्पना करिए कि ये जो चीजें, एक मजदूर अगर 5 मजदूर सपोज करिए अपने परिवार लेकर के दिल्ली आ रहा है, तो 5 मजदूर का परिवार अगर 25 लोग हैं, तो 25 लोगों का गेहूं भी गांव से निकल करके शहर में पहुंचाया जा रहा है, उनका दूध भी पहुंचाया जा रहा है, उनकी सब्जी भी पहुंचाई जा रही है, उनके मेडिकल भी पहुंचाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर हम इन मजदूर भाइयों को, इन गरीब लोगों को अगर वहीं पे रोजगार जहां पे ये है, अगर वहीं पे प्रोवाइड कर दे, तो ये जितनी भी चीजें हैं बहुत समाप्त हो जाएंगी। जो जो विडंबनाएं हैं, जो जो आप देख रहे हैं, ये सब समस्याएं कहीं ना कहीं काफी नीचे हो जाएंगी।